अभिनंदन भाई, बहुत सारे लोगों ने हमें ये रिक्वेस्ट की यार एसईओ पे एक वीडियो बनाओ, तो मुझे लगा एसईओ किंग को बुलाना चाहिए हमें एक वीडियो बनाने के लिए, बिकॉज आज हम आपसे सीखने वाले हैं 6 ऐसे स्टेप जिसको यूज करके कोई भी बंदा जो अपना बिजनेस चला रहा है या किसी जॉब कंपनी में जॉब कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, चाहे वो बेकरी ओन करते हैं, चाहे वो एक स्टार्टअप रन कर रहे हैं, चाहे वो एक कंपनी में जॉब कर रहे हैं बहुत बड़ी, ये एसईओ के जो स्टेप्स हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के जो स्टेप्स हैं, इसको यूज करके वो लोग अपना बिजनेस या अपनी कंपनी या अपना स्टार्टअप को ग्रो कर सकते हैं। तो ये आपसे सीखेंगे हम। बट कुछ भी बोलने से पहले आपको एक प्लेज लेनी पड़ेगी कि आप जो बोलोगे, सच के सिवा कुछ नहीं बोलोगे। तो शुरू करते हैं। देखो नितिन, एसईओ जितना हुआ है उतना है नहीं। अगर आप ऑर्गेनिकली अपने आप को ग्रोथ देना चाहते हो इंटरनेट की दुनिया में, तो 6 मिनिमम स्टेप्स हैं जो अगर आप फॉलो कर लो, जिसको हम दोनों ने देखा है आपकी वेबसाइट पे भी। हमने सॉरी मैं इंटरप्ट करूंगा, इससे पहले लोगों को ये समझा दो कि एसईओ होता क्या है। देखो, एसईओ इज द सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है कि जब कोई आदमी कुछ सर्च करता है गूगल पे या कहीं पे भी, जनरली 90% लोग जनता गूगल यूज करती है, तो आपका पेज रैंक क्या करता है, आप रिजल्ट क्या देते हो। मतलब मान लो मैंने आज गूगल पे जाकर लिखा बेस्ट बेकरी इन गुड़गांव, लेट्स से, अब वो रिजल्ट्स आते हैं। अब एसईओ का फायदा ये होता है कि वो रिजल्ट आपका टॉप पे आता है। वो मेन पर्पस है एसईओ का। उसके अलग अलग हैं। अगर आप कोई शॉप ढूंढते हो तो वो गूगल बिजनेस पे भी दिखाता है, वो मैप में भी दिखाता है, तो गूगल के अलग अलग रिजल्ट्स भी हैं। पहले वो सीधे एक पेज आता था, लेकिन इसमें अभी आता है। अगर उसी को डिफरेंशिएट कर लो, कोई एग्जाम के बारे में ढूंढोगे तो उसमें वो गूगल बिजनेस पेज नहीं आएगा, उनका मैप नहीं आएगा, वो एग्जाम का पेज आएगा। इफ यू सर्च अबाउट सम बिजनेस, तो उसमें बिजनेस पेज भी आएगा और सब आएगा। मान लो मैंने लिखा कि बेस्ट टूल्स फॉर मार्केटियर्स, अब बहुत सारे रिजल्ट्स आते हैं। तो जो फर्स्ट रिजल्ट है वो आइडियली एसईओ ऑप्टिमाइज्ड रिजल्ट है। उसका फायदा ये हो जाता है कि लोग एक से ज्यादा पेजेस पे तो जाते नहीं है, फर्स्ट 3-4 क्लिक्स देखते हैं कि कौन से पेज है, उस पे क्लिक करते हैं। पहले पेज पे जनरल में 10 की सेटिंग होती है, 10 लिंक्स वो दिखाते हैं। 10 लिंक तक के लोग स्क्रॉल करते हैं, नेक्स्ट पेज पे वो तभी जाते हैं जब उनके मन माफिक रिजल्ट उन 10 पेजों पे नहीं मिलता है। बट इसमें क्या है कि कीवर्ड वेरिएशन का एक बहुत बड़ा रोल है। आपने जेई मेन सिर्फ सर्च किया और जेई मेन 2024 सर्च किया, आपने सर्च किया बेस्ट बेकरी इन 2014 समटाइम्स, या बेस्ट बेकरी नियर मी, या बेस्ट बेकरी इन गुड़गांव, इन पे भी रिजल्ट डिफरेंट हो सकते हैं। सो आपका टारगेट ऑडियंस, पहला जो इस एसईओ का जो स्टेप है कि आपको आपका टारगेट ऑडियंस पता होना चाहिए, ढूंढ क्या रहा है ये हमें पता होना चाहिए। एक काम करते हैं, हम एक बिजनेस पकड़ते हैं, इजी लीड्स पकड़ लो या एंट्रेंस जोन जो आपका बिजनेस है, दोनों में से कुछ भी एक वेबसाइट आइडिया लेते हैं, ताकि सामने वाले लोग और अच्छे से समझ पाए कि फर्स्ट स्टेप अगर हमें इजी लीड्स के लिए लेना है या आपकी कंपनी के लिए लेना है, तो टारगेट ऑडियंस का मतलब क्या हुआ। सर देखो, अगर हमारी बात करो तो हम एसईओ की दुनिया में या ब्लॉगिंग से आज से नहीं, कम से कम पिछले 17-18 साल से जुड़े हुए हैं। हमने वो टाइम देखा है जब हम जो लिखते थे वो सबसे ऊपर होता था। अच्छा, गूगल पे अगर हमने जो लिख दिया वो ऊपर होता था, बिकॉज उस टाइम लिखने वाले नहीं थे, हमें कोई मेहनत नहीं थी। हमने तरीके से एक थंब रूल हमने बना रखा था, वो थंब रूल हमने फॉलो किया और लिखा और वो सबसे ऊपर होता था। 2008-9 की बात है, जब मैं कॉलेज टाइम में था, तो जस्ट इसे एज अ पैशन लिया था, बिकॉज हमारे पास, हम जब कुछ सर्च करते थे किसी एग्जाम के बारे में तो सही रिजल्ट नहीं मिलते थे। आप अगर देखोगे कि जो गवर्नमेंट की वेबसाइट्स हैं या इंस्टीट्यूशनल वेबसाइट हैं, उसमें प्रॉपर फाइलिंग नहीं होती। उन्होंने पीडीएफ अपलोड कर दिया, पीडीएफ का नंबर है XYZ EYPY 2024 फलाना PI, अगर उसको लिख दें जेई मेन 2024 इंफॉर्मेशन ब्राउचर, तो सबसे ऊपर आएंगे। सो बेसिक जो रूल है कि आपको टारगेट ऑडियंस अगर पता है, चाहे वो एंट्रेंस जोन हो, चाहे वो इजी लीड हो। आज हम 40-50 हजार पेज बना के बैठे हुए हैं, हर टारगेट पे कर रहे हैं। हम ऑन एवरेज 700-800 कीवर्ड पे अच्छा काम कर रहे थे। इस पे वापस आते हैं, टारगेट ऑडियंस का मतलब क्या है। एक कंपनी का एग्जांपल पकड़ो और बताओ
इसके लिए टारगेट ऑडियंस ये होती है। सर अगर आप इजी लीड को ही लो, मेरे ख्याल से अपन 4 साल पहले इजी लीड के एसईओ पे काम करना चालू किया था हमने, आपने किया और हमने आपको कुछ टिप्स बताए। तो अगर आप देखोगे तो, सॉरी मैं वीडियो इंटरप्ट कर रहा हूँ, बट अगर इतनी देर तक देख लिया है तो कुछ ना कुछ तो अच्छा लगा होगा। तो एक सिंपल सा काम कर दो, सब्सक्राइब कर दो प्लीज, क्योंकि उसका सिंपल रीजन बताता हूँ, जितने सब्सक्राइबर्स होंगे उतना ही लोग हमारे पॉडकास्ट पे आना चाहेंगे। दिखावा है बट चलता है, तो थोड़ा दिखावे के लिए ही कर दो, और आपको रिकमेंडेशंस भी मिल जाएंगे अगर आप सब्सक्राइबर हो, तो दोनों में ही हेल्प हो जाएगी। और कमेंट करके ये जरूर बता देना कि अभी तक का एपिसोड में सबसे अच्छी चीज आपको क्या लग रही है और सबसे गंदी चीज क्या लग रही है, ताकि हम वो गलत चीजें अगले पॉडकास्ट में रिपीट ना करें। चलो पूरा वीडियो देख लो। जिसको भी कॉन्टैक्ट डेटा चाहिए वो लोग हैं जो हमारे ऑडियंस है इजी लीड्स की। आप उसको आप देखोगे तो पहले आप सिर्फ एक टूल चला रहे थे, वो आप माउथ टू माउथ आप बड़ा कर रहे थे, लेकिन आपने जब ये पेजेस कंपनी के बनाए और उसके बाद ऑर्गेनिकली लोग उस पे आने लग गए और क्लिक करने लग गए, तो आप ही बता सकते हो कि पहले में और उस ग्रोथ में कितना डिफरेंस आया। बहुत मैसिव। हमें तो लास्ट ईयर ही 500 मिलियन व्यूज आए हैं गूगल पे, अराउंड 12 मिलियन क्लिक्स आए हैं। अगर यही मैं गूगल को पे करके व्यूज लेता तो कम से कम 100-150 करोड़ का मुझे हमने कभी गूगल को एड में पे किया ही नहीं है जिंदगी में, हमने भी नहीं किया ना। तो सेम चीज है, हमने एडवर्ड्स कभी यूज नहीं किया, हमने एडसेंस यूज किया है। तो एडसेंस से पैसे आते हैं। और आज अगर देख लो, मेरे को 15 साल हो गए, तो बेसिक जो मेरा खर्चा निकालता है वो गूगल निकाल देता है। ऑन एन एवरेज लाख रुपए महीने मैं पिछले 15 साल से कमा रहा हूँ, कभी कम कभी ज्यादा। आजकल मैं कम हूँ उस पर, बिकॉज यू नो कि मैंने अपना डीजल का व्यवसाय चालू कर लिया है, लेकिन उसने कभी भी इस चीज को हमें नहीं छोड़ा। पार्टनर्स भी आए, लोग भी आए, ग्रोथ भी किया, टेक्नोलॉजी भी बनाई, सब कुछ बनाया, लेकिन कंटेंट इज किंग। जो चीजें हमने ऑर्गेनिकली बना दी थी वो हमारा कभी साथ नहीं छोड़ा। वापस आते हैं टारगेट ऑडियंस। अगर मुझे अपने इजी लीड्स के लिए ढूंढनी है या लिखना है कहीं पे कि यार ये मेरी टारगेट ऑडियंस है, इसके दो तरीके हैं। एक तो आप टूल्स से भी पता कर सकते हो जो आपका कंपटीटर है कि उसके कीवर्ड क्या है। ओके, देयर आर टूल्स, उबर सजेस्ट है या कुछ और है, ठीक। 2-3 टूल्स बता सकते हो? उबर सजेस्ट है, कीवर्ड रिसर्चर है, गूगल के भी अपने टूल्स हैं, तो कीवर्ड प्लानर है, उन पे आप पता कर सकते हो। तो उन पे जाके मैं क्या लिखूं? उन पे आपको कंपटीटर की वेबसाइट बतानी पड़ेगी। अच्छा, एक पहला काम। दूसरा काम, आपको आपके अराउंड कीवर्ड जो आपको ऑर्गेनिकली पता है वो डाल के देखना पड़ेगा कि इसके अराउंड कीवर्ड्स क्या बनते हैं। अच्छा, वो क्वेश्चंस भी बना के देते हैं, सब कुछ बना के देते हैं। तो एक तो ये है, लेकिन उसमें ज्यादा लोग सक्सेस इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि उनको टारगेट ऑडियंस में या कंपटीटर कई बार अपनी क्रॉलर बंद कर देता है या कुछ कर देता है, तो उसको पता नहीं चलता है। सबसे पहला आप ऑर्गेनिकली देखो कि आप एक एक्सेल सीट पे आप सोचो कि मेरे को लोग किस नाम से ढूंढेंगे या किस नाम से मैं जाना चाहूँ। जैसे एग्जांपल दो, इजी लीड्स का वापस एग्जांपल ले लो। इजी लीड्स का अगर एग्जांपल देता हूं, सो लेट्स से इजी लीड्स के लिए कंपनियां इंपॉर्टेंट है और उनके सीईओज इंपॉर्टेंट है। तो मैं गूगल पे देखूंगा सीईओ ऑफ इजी लीड या सीईओ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। सीईओ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, ये मुझे गूगल पे टाइप करना है। मान लो मैं एज ए यूजर ये ढूंढता गूगल पे। बिल्कुल। अब आप ये देखो कि सीईओ एक बहुत बड़ी पोस्ट है, उसकी कॉन्टेक्ट मिलेंगे नहीं मिलेंगे, तो उसके अराउंड में कीवर्ड वेरिएशंस कितने हैं। माइक्रोसॉफ्ट सीईओ, सीईओ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, ऐसे करके इसके कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो ये आपकी कीवर्ड फाइंडिंग चालू हो गई। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि सिर्फ यार माइक्रोसॉफ्ट के कीवर्ड से तो काम चलेगा नहीं। उसकी नेटवर्थ क्या है, लास्ट टाइम का बुक्स क्या है, माइक्रोसॉफ्ट का करंट टर्नओवर क्या है, देन सीईओ का टर्नओवर क्या है, सीईओ की सैलरी कितनी है। देन हम फिर इसको और ऑर्गेनिक ग्रोथ करने के लिए हम क्या करते हैं कि उसके और कितने पोस्ट हैं, माइक्रोसॉफ्ट में कितने डेजिग्नेटेड पोस्ट हैं, इंपॉर्टेंट पोस्ट हैं, एडमिन कौन है, परचेस कौन है, एचआर कौन है, माइक्रोसॉफ्ट के पैन वर्ल्ड ऑफिसेस कहाँ है, इंडिया का सीईओ कौन है। तो ये आपके कीवर्ड हो गए। अब हो सकता है कि सीईओ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट पे आप रैंक नहीं कर रहे हो, लेकिन इंडिया सीईओ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट पे आप रैंक कर रहे हो, इंडिया हेड पे आप रैंक कर रहे हो। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसके बारे में किसी ने लिखा नहीं है। गैप था वहां पे, या लिखा भी है तो उसकी जो DAPA है, डोमेन ऑथोरिटी, वो आपसे कम है। क्या होता है डोमेन अथॉरिटी? सो डोमेन ऑथोरिटी, गूगल एक ऑथोरिटी बनाता है कि ये इस डोमेन की इतनी ऑथोरिटी है। डोमेन किसको बोलते हो? डोमेन
आप easyleads.com जो है वो डोमेन है, मतलब जो मेरी वेबसाइट है जो आपकी वेबसाइट है वो डोमेन है। उसकी ऑथोरिटी बनती है, 10 साल 15 साल 20 साल पुराना है, वो सही लिखता है, जेन्यून लिखता है, उसके बैकलिंक्स अच्छे हैं, उसके बाद उस पर जेन्यून कंटेंट है, और उसने फिर इस चीज को कवर किया है और राइट तरीके से कवर किया है। सिर्फ कवर किया है उससे काम नहीं चलता है। आप जब कोई कंटेंट लिखते हो तो उसका स्ट्रक्चर आपको सोचना पड़ेगा। जैसे आपने इजी लीड पे का स्ट्रक्चर बना रखा है, उस हिसाब से आप चलते जा रहे हो। अगर आप उसको ऑप्टिमाइज करते रहोगे तो ये लॉन्ग लास्टिंग है, कभी खत्म नहीं हो सकता है। लोग ऐसी चीजों में, चाहे हम एग्जाम के बारे में लिखते हैं, चाहे आप कंपनीज के बारे में लिखते हो, ये एक तरह से ऑर्गेनिक है जिसको कभी खत्म नहीं हो सकता है। वीडियो आ जाए, ऑडियो आ जाए, यूट्यूब आ जाए, कुछ भी आ जाए, लोग सर्च जरूर करेंगे। एक बार ना दोबारा से मैं स्टेप रिपीट करता हूँ। पहला स्टेप हमें लेना है कि अपनी जो बिजनेस है उसके लिए हमें टारगेट ऑडियंस टारगेट ऑडियंस हमें लिस्ट आउट करना है कि हमारा टारगेट ऑडियंस कौन है। ठीक है, मैं ऑडियंस को थोड़ा और समझाने के लिए और ब्रीफ एग्जांपल देता हूँ कि मान लो इजी लीड्स हमारा एक बिजनेस है और हमारे बिजनेस का काम है कॉन्टैक्ट डेटा प्रोवाइड करना। अब हमारे यूजर्स कौन होंगे? जिनको कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए होते हैं, किसी भी लोगों के, सेल्स वालों का नंबर चाहिए आपको, मार्केटिंग वालों का नंबर चाहिए, या आपको नंबर चाहिए सीईओज का, कंपनीज के फाउंडर्स का। अब वो लोग कौन होते हैं? वो लोग गूगल पे जाके लिखते हैं आई वांट नंबर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट हेड, या माइक्रोसॉफ्ट सीईओ कॉन्टैक्ट नंबर, या कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ सीईओ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। आपने बिल्कुल जो अभी तीनों एग्जांपल दिए, वही कीवर्ड है, वही हमारे कीवर्ड्स बन गए। ठीक है, अब आप उसके एक्सेल बना लो, चाहे टूल से पता कर लो। टूल से एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है, तो अगर आपने इस तरह का एक एक्सेल सीट बना लिया और उसको एक फॉर्मूला अपना लिया कि जी माइक्रोसॉफ्ट का ढूंढ रहा है अगर ये 5 कीवर्ड, तो गूगल के भी ये 5 कीवर्ड होने चाहिए। तो वेरिएशंस हमने लिख दी, वेरिएशंस लिख दी। ये हमारा सेकंड स्टेप हुआ। अब इस स्टेप के अंदर जब हमने एक एक्सेल बना ली और वेरिएशंस लिख दी सारी, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? अब इस स्टेप पे वी नीड टू चेक कि हम इस पे कंटेंट लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अच्छा, कितना बड़ा लिख सकते हैं और कितना स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। ठीक है, लेट्स से मैंने डिसाइड किया कि मुझे माइक्रोसॉफ्ट वाला जो मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया, वेरिएशंस बनाए कीवर्ड्स, इस पे मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ और मैं इसके ऊपर एक पेज बनाऊंगा। इजी लीड्स की वेबसाइट पे मैं पेज बनाऊंगा जिसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट रिलेटेड सारा कुछ मैंने लिख दिया। उस चीज को अपन मोनो पेज कहते हैं। अच्छा। इजी लीड पे आपने एक वेबसाइट बनाई, एक पेज बनाया, मोनो पेज कहते हैं। मोनो पेज का मतलब? मोनो पेज का मतलब होता है कि एक पेज है जिसपे आपने उस कंपनी की सारी डिटेल डाली। हम इसको थोड़ा सा वाइड कर देते हैं। अच्छा। कि उस मोनो पेज पे हमने 10 पेजेस डाली, 10 सब पेजेस डाली। अच्छा। ताकि हमारी ऑथोरिटी बढ़े, लोगों को पढ़ने को ज्यादा मिले। कैसे डालते हैं लोग ये एग्जांपल दो। आपने जैसे कहा कि सीईओ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, तो सीईओ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट अगर आपने लिख दिया है तो फिर माइक्रोसॉफ्ट के बारे में लिखोगे, फिर माइक्रोसॉफ्ट के टर्नओवर के बारे में लिखोगे, माइक्रोसॉफ्ट के रिसेंट अपडेट के बारे में लिखोगे, सीईओ पिछले 10 साल में कौन कौन रहा है, किस सीईओ का बहुत बड़ा इंपैक्ट रहा है, उसके अराउंड आप स्टोरी बनाओगे और ऐसे 10 पेज बना दोगे, उनको आपस में इंटरलिंक करोगे। सो व्हेनेवर आपके पास कभी भी स्टूडेंट या जो फाइंडर आता है जो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ का नंबर ढूंढ रहा है, वो उसको जेन्युइन इंफॉर्मेशन मिलेगी कि सिर्फ ये नहीं है कि यार सीईओ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट हमने लिख दिया जी फलाना जी है, सत्य नाडेला है सर, मैं सत्य नाडेला का नाम लिख दिया। फिर उनका एजुकेशन क्या है, कौन से ईयर में पास आउट हुए हैं। अगर आपने रेलिवेंट स्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन दिया तो आप 100% विकिपीडिया से भी ऊपर आओगे। अच्छा, लोग गलती क्या करते हैं यहाँ पे? लोग गलती क्या करते हैं कि वो सत्य नाडेला लिख देते हैं सीईओ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, उसके बारे में कोई डिटेल नहीं डाल पाते। आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, डिटेल है। और अगर आपने एक मोनो पेज बना भी दिया, लोगों ने जो गलती की, तो उन्होंने उसके और इंटरनल पेजेस नहीं बनाए। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट क्या है, आप पे जब गूगल क्रॉल करेगा तो सिर्फ सत्य नाडेला का फाइंड आउट करेगा। वो माइक्रोसॉफ्ट के बारे में कोई कहानी नहीं पाएगा, सीईओज के बारे में कोई कहानी नहीं पाएगा, वो सिर्फ पाएगा कि सत्य नाडेला। तो सत्य नाडेला तो हो सकता है 10 हो सकते हैं, लेकिन जब आपने 10 पेज बना दिए तो आपकी रेलिवेंसी बढ़ गई उस मोनो पेज की। उसके आप कह सकते हो क्लस्टर ऑफ मोनो पेज की, कि ये वेबसाइट पूरी जानकारी देता है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है। अच्छा। और उस कंप्लीट इंफॉर्मेशन के अलावा भी
आप उसको इंटरलिंक अपडेट कर रहे हो, क्वेश्चंस डाल रहे हो, रिव्यूज डाल रहे हो, तो वो और स्ट्रांग हो जाता है। क्वेश्चंस कैसे फिर ढूंढने चाहिए हमें कि क्या पेज पे हम क्वेश्चंस लिख सर देखो, सकते हैं? पहले तो हम सब इससे हमेशा टूल्स और ऑर्गेनिक दोनों रास्ते हैं। टूल्स में तो ऊबर सजेस्ट आपको सीधे ही बता देता है क्वेश्चंस हैं। अच्छा। लेकिन अगर आपको है हु इज द सीईओ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, हु इज द करंट सीईओ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, व्हाट इज द नेट वर्थ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट सीईओ, तो ये ऑर्गेनिकली अगर आप कोई भी ठीक ठाक पढ़ा लिखा आदमी है तो वो देख सकता है कि ये क्वेश्चंस हैं। इसका दूसरा एक बहुत सिंपल मेथड है कि जब आप सीईओ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऊपर सर्च करते हो तो नीचे क्वेश्चंस दिखा देता है तो Google। सबसे लास्ट में क्वेश्चंस दिखाता है, बीच में भी क्वेश्चंस व्हाट दिखाता है, पीपल आर सर्चिंग। और आपको कीवर्ड रिसर्च भी नीचे दिखाता है कि व्हाट पीपल आर सर्चिंग। करेक्ट। तो ये अगर 3 चीज आपने बेसिक रूल अपना लिया तो भी आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। उसमें सबसे ज्यादा क्या सर्च हो रहा है वो भी दिखाता है। तो आप पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा। समटाइम्स कोई सर्च कर रहा हो कि प्रोफाइल ऑफ माइक्रोसॉफ्ट पीडीएफ, राइट, और आपके पे पीडीएफ अपलोडेड है, वो प्रोफाइल अपलोडेड है, उसका रिज्यूम अपलोडेड है, राइट, तो ऑटोमेटिकली हमारा रैंक ऊपर आ हिट जाएगा। ऊपर करेगा। राइट। तो सेकंड स्टेप में हमने कीवर्ड के वेरिएशंस बना लिए, बिल्कुल। और हमने और पेज पे हम क्या क्या डाल सकते हैं उसके अराउंड, पर्टिकुलर बिजनेस के अराउंड या कंपनी के अराउंड, या जो हम बताना चाह रहे हैं कीवर्ड वेरिएशन के अराउंड। मतलब कीवर्ड वेरिएशन में जो टर्म्स आ रही हैं उसको और एक्सप्लेन कर दो। और एक्सप्लेन कर दो, उसको एक्सप्लेन भी करो। उसका आपका स्ट्रक्चर पेज का बना हुआ है, उस स्ट्रक्चर पे आपने लिखा सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट, अबाउट सत्या नडेला, अबाउट सत्या नडेला एजुकेशन। उसके बाद आपने नीचे डालना चालू किया माइक्रोसॉफ्ट का, माइक्रोसॉफ्ट के क्वेश्चंस, आपके क्वेश्चंस, सत्या नडेला क्वेश्चंस, माइक्रोसॉफ्ट का रिव्यू, टर्नओवर, सब कुछ। और उसको हो सकता है कि आप मोनो पेज अलग अलग भी बना रहे हो, जिससे उसकी आपकी सर्च रैंक बढ़ती जाएगी। सो लोग अगर नेक्स्ट टाइम पे सीईओ ऑफ सत्या नडेला ना ढूंढ के सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट ढूंढे तो भी आप कुछ ना कुछ रैंक कर रहे हो। राइट, ठीक है। अब सेकंड स्टेप हमारा होगा कीवर्ड और ये सारा रिसर्च। थर्ड स्टेप हमें क्या लेना चाहिए? देखो, थर्ड स्टेप है सबसे बड़ा कि जब आप इन चीजों को लेके बैठ गए हो तो आपको कंटेंट और टाइटल पे काम करना चाहिए। अच्छा, ऑन पेज एसईओ। ऑन पेज, देखो ऑन पेज ऑफ पेज एसईओ जो है ना, ये एक टेक्निकल टर्म्स लोगों ने अपने यहाँ ले आए हैं। अगर आप अपनी वेबसाइट पे 5 चीजों का थंब रूल से देखते हो कि आपने उसका यूआरएल सही लिखा, यूआरएल जो वेबसाइट का मेन हेडर होता है, easylead.com/company/microsoft, ये यूआरएल हो गया, ये आपका यूआरएल हो गया, /co, ठीक है। तो आप बिल्कुल सीओ पे पहुंच गए। तो हम यहाँ नॉर्मली लोग गलती क्या करते हैं यहाँ पे? नॉर्मली लोग गलती क्या करते हैं कि इसको टच ही नहीं करते हैं, जो ऑटोमेशन से आ रहा है वही छोड़ देते हैं। मतलब जो अपने आप बन गया वो बन गया, जो मशीन बना रहा है उसको छोड़ देते हैं। जबकि आपके पास कोई भी लैंग्वेज आप यूज कर रहे हो, आपके पास वो ऑप्शन होता है कि उसको ठीक कर सकते हो, अगर आप ब्लॉगिंग की दुनिया में हो तो, ठीक है, या आप कोई भी वेबसाइट चला रहे हो तो भी आप उसको ठीक कर सकते हो। आपने यूआरएल ठीक कर लिया, अब आपको मेटा टाइटल है वो सही डालना है। मेटा टाइटल क्या होता है? मेटा टाइटल क्या होता है कि आप गूगल पे कोई भी चीज सर्च करते हो तो आप 3 चीजें दिखाई देती हैं आपको। एक टाइटल दिखाई देता है, एक यूआरएल दिखाई देता है, जो मेन टेक्स्ट होता है उस वेबसाइट का, वो टाइटल हो गया। हाँ। उसके बाद आपको एक थोड़ा सा डीम में आपको यूआरएल दिखाई देता है, और उसके नीचे आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉडी दिखाई देता है। ठीक है, ये 3 चीजें होती है। तो ये तीनों चीज आपको सही से अपडेट करना है। अब इसमें लोग कैसे करें सही से अपडेट? तो देखो, वर्डप्रेस में तो बहुत इजी, सिंप्लीफाई, नीचे एक प्लगइन लगाओ, वो बताता है कि भैया ये लिख दो, आपका ये कम है, ज्यादा है, वर्ड्स काउंट है, ये है, वैसे है, सब कुछ बताता है। कोई प्लगइन है जो यूज कर सकते हैं लोग वर्डप्रेस पे? मैं बहुत टाइम से योस्ट यूज करता हूँ, ठीक है, बाकी लोग अलग अलग भी यूज करते हैं। अगर आप वर्डप्रेस यूज करते हो तो योस्ट एसईओ का प्लगइन डाल लो। मैं पिछले 15 साल से यूज कर रहा हूँ, ठीक है, मेरे को कभी कोई दिक्कत नहीं आई। तो उसमें वो आपको सजेस्ट कर देता है कि यार टाइटल का वर्ड कैरेक्टर लिमिट इतना हो, रीडेबिलिटी सही है कि नहीं सही है। देखो, सब कुछ वो सजेस्ट कर देगा, लेकिन आपका अगर हाथ एक्सपीरियंस सही है तो आप डिट्टो सही चीज लिखोगे। तो वही समझना चाह रहे हैं कि वो सही चीज कैसे पता लगे? देखो, सही चीज कैसे पता लगता है, उसके पीछे लॉजिक क्या होती है कि आपने इजी लीड का सीईओ का नाम ढूंढना है। तो हम सबसे पहले उसमें लिख दें सीईओ इजी लीड डिटेल्स। अच्छा, ये हमने लिख दी टाइटल में, यही आ गया हमारा यूआरएल में। अब जो उसका बॉडी है, डिस्क्रिप्शन है, उसमें, सॉरी मैं दोबारा से वीडियो इंटरप्ट कर रहा हूँ, बट जिनकी वजह से पॉडकास्ट पॉसिबल हो रहा है उनके बारे में बताना भी जरूरी है
मेरी ही कंपनी है इजी लीड्स, जिसका मैं फाउंडर हूँ। अगर आप अभी तक नहीं जानते तो प्लीज, अगर आप सेल्स में हो, रिक्रूटमेंट में हो, बिजनेस है खुद का, या कहीं पे जॉब भी कर रहे हो, या एक इंडिपेंडेंट सोलोप्रेन्योर हो, फ्रीलांसर हो, तो इजी लीड्स आपको हेल्प कर सकता है B2B कॉन्टैक्ट नंबर्स ढूंढने में, ताकि आपकी सेल्स या रिक्रूटमेंट या मार्केटिंग आसान बन सके। तो एक बार जाके चेकआउट कर लेना, फ्री ट्रायल है प्रोडक्ट का, एक बार जाके एक्सप्लोर जरूर कर लेना। अब पूरा वीडियो आप देख लो। सीईओ कहाँ पढ़ा है, कौन से ईयर में पास आउट हुआ है, नंबर्स और कंटेंट मतलब अल्फाबेट्स, उसका मिलाप होना चाहिए। उसका रोल बहुत है। सीईओ ऑफ इजी लीड इज नितिन बजाज। नितिन बजाज इज फ्रॉम IIT दिल्ली। ही पास्ड आउट इन 2015 and he is working for Easy Lead from past 10 years। अरे 7 साल 7 years। तो ये जब आप डालोगे तो इसमें आपने सबके जवाब दे दिए। नितिन कौन है? तो यार नितिन IIT से पास आउट आदमी है। नितिन कब से CEO है? तो उसमें आ गया कि भाई नितिन 7 साल से CEO है। राइट। तो आपने उस 160 कैरेक्टर या जो भी था उसका इस्तेमाल बेहतर तरीके से किया। तो जैसे ये 3 सवाल है तो जेन्युइनली उसको लगता है कि ठीक है। लोग गलती क्या करते हैं कि नितिन इज CEO ऑफ द कंपनी, और उन्होंने लिख दिया कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पैशनेट है, फलाना ढिमरा है, तो उससे उनको कोई मतलब नहीं है। सो आपने 3 सवाल के जवाब 160 कैरेक्टर में दे दिया। जो गूगल को इन्फॉर्मेशन रेलेवेंट लगी। और वो रेलेवेंट है। जेनरिक बातें लिखोगे अगर कि यार बहुत बढ़िया आदमी है, बहुत घटिया आदमी है, जो भी है, वो गूगल को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो सब लिखते हैं। तो अगर इन्फॉर्मेशन, रिव्यूज हैं, लेकिन यहाँ पे तो सर्च आपको कर रहे हैं, उसके रिव्यू को, इन्फॉर्मेशन आपकी वैल्यूएबल जिसका कुछ मीनिंग बने। उसमें कोई ईयर होना चाहिए, कब से है, क्या है, फैक्ट्स लिखो, मतलब सो जितना ज्यादा फैक्ट्स लिखोगे उतनी ज्यादा रिलेवेंसी बढ़ेगी। ठीक है। सो ये है। हो सकता है कि आपके उस पेज पे आपका रिज्यूम ही अपलोडेड हो, तो वो ज्यादा वैल्यूएबल हो जाएगी, क्योंकि बाकी पेज पे आपके रिज्यूम है ही नहीं, है ना। तो पहला था URL ठीक कर लो, सेकंड था आपका मेटा टाइटल ठीक कर लो। बाकी इसमें आपने 3 और बता रहे थे कि 3 और चीजें। सो इसके बाद क्या है कि ऑप्टिमाइज करना कंटेंट को। अच्छा। अब ऐसा नहीं है कि आपने लिख दिया जी, और आपने लेट से कि इजी लीड के आपने 4000 पेज बनाए, और उस 4000 को बना के आप भूल गए, और लेट से वो कंपनी बंद हो चुकी है, कोई आपने उस पर लिखा ही नहीं है, कंपनी बंद हुई है, लोग उसको ढूंढ रहे हैं, आप पे तो चल रहा है कि जी अभी इन्होंने लास्ट ईयर ही फाइनेंशियल फाइंड आउट किए हैं, लेकिन गूगल को 500 लोगों ने लिख दिया है कि जी फलाना कंपनी तो बंद हो चुकी है। तो आप शायद ही ऊपर आओगे। अच्छा। कौन ऊपर आएगा? जिसने कल का न्यूज डाल दिया है कि जी फलानी कंपनी बंद हो गई है, CEO हटा दिया गया है। तो अब ऑप्टिमाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो एक कंटेंट की बात है। ऑप्टिमाइजेशन आपको स्ट्रक्चर में भी करना पड़ेगा। आपको इन्फोग्राफिक्स डालना है, टेबल डालना है, आपने पैराग्राफ सही लिखा है कि नहीं लिखा है, थिन कंटेंट तो नहीं है। थिन कंटेंट का मतलब क्या होता है कि आपने डाल दिया सत्य नडेला, उसका एक टेबल बना दिया, उसके एजुकेशन लिख दी, उसके बारे में कुछ लिख दिया, छोड़ दिया, स्टोरी कोई भी नहीं है। सो आपको कम से कम 700-500 पेज का वर्ड का वो पेज होना चाहिए। 500 to 700 वर्ड। 1000 इज ऑप्टिमम थिंग, लेकिन उसके आसपास रहोगे तो निकल जाएगा, क्योंकि अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप रेलिवेंट तो डाल नहीं सकते। राइट। तो ये इंपॉर्टेंट है। और ऑप्टिमाइजेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने 2018 में पेज बनाया, 5 साल में उसमें बहुत कुछ चेंज हो गया। करेक्ट। तो जिसने पहले अपडेट कर दिया, अगर मान लो लेट्स से कि कंपनी को फंडिंग मिल गई, आपके पेज पे तो कोई फंडिंग का रोल है नहीं, आपने लिखा भी नहीं है, और अगले जो आपका कंपटीटर है उसने उसी दिन वो न्यूज मोटी बना के और उसके एक और मोनो पेज बना दिया और बता दिया कि जी इजी लीड को 5 करोड़ की फंडिंग मिल गई है। तो मार्केट में लोग जब माउथ टू माउथ सुनेंगे तो हो सकता है कई जॉब लेने वाले या कई आपको टारगेट करने वाले ढूंढेंगे इजी लीड फंडिंग, तो आप फिर लूज कर जाओगे। सो ऑप्टिमाइजेशन तो करना पड़ेगा। उसके कितना फ्रीक्वेंटली हमें अपडेट करना चाहिए पेजेस को? देखो ये डिपेंड करता है कि कितना फ्रीक्वेंटली वो कीवर्ड चेंज हो रहा है। अच्छा। सो अगर आप मान लो कंपनी का CEO 10 साल से बदला ही नहीं है, टर्नओवर बदला ही नहीं है, तो उसमें तो
आप कुछ नहीं कर सकते हो, लेकिन उसको भी आपको महीने 2 महीने 4 महीने में टच करना पड़ेगा। हर पेज को आप हर देखो पेज एक को। बार। लेकिन अगर मान लो आप कह रहे हो फंडिंग है, ए राउंड, बी राउंड, सी राउंड, जी राउंड चल रहा है, आपके अगर इजीलिट की रेलिवेंसी में बात करें तो उसका सीईओ बदल रहा है, तो आपको अपडेट तो रखना पड़ेगा। राइट। आपने 2 साल पहले लिख दिया तो जरूरी नहीं है ना कि उस कंपनी का एडमिन, एचआर या जो भी नंबर आप ढूंढना चाहते हो, परचेज मैनेजर, वो वही हो, उसके नंबर नहीं बदले हो। आपका आपके वेबसाइट पे लिखा हुआ है रमेश कुमार, और मेरे को पता है कि रमेश कुमार को तो बदले हुए 2 साल हो गए, तो मैं तो फिर आपकी वेबसाइट पे आना बंद कर दूंगा। गूगल पेनलाइज भी करता है रॉन्ग इन्फॉर्मेशन के लिए? देखो, ऐसा रॉन्ग इन्फॉर्मेशन को पे कोई पेनलाइज नहीं करता है, गूगल मेजरली करता है प्लेगरिज्म पे। अच्छा, डुप्लीकेट कंटेंट पे आपने किसी का उठा के डाल दिया, कुछ देखा नहीं, उसमें भी फिर तरीके हैं कि आपके पास अगर कंटेंट नहीं है तो उसका टेबल पे गूगल पेनलाइज नहीं कर सकता है। टेबल पे नहीं कर सकता है, क्योंकि उसमें मान लो आप कह रहे हो कि जी आपका एक टेबल है, सत्तर नडेला कौन से स्कूल में पढ़े थे, कौन से ईयर में पढ़े थे, कितने मार्क्स आए थे, ये कोई बदल थोड़ी सकता है। सही बात है, ये तो फिक्स ही रहेगा। तो पेनलाइजिंग के भी पैरामीटर्स हैं। हाँ, ये है कि आपने विकिपीडिया से वो सत्तर नडेला का पेज कॉपी किया और अपने पे डाल दिया, तो आप खत्म हो, आपने उसको स्पिन कर दिया। स्पिन आर्टिकल होते हैं या कुछ होता है। स्पिन आर्टिकल मतलब? देखिए, स्पिन क्या होता है कि टूल्स होते हैं जिसमें वो आर्टिकल के चीजों को स्पिन कर देता है, अलग तरीके से लिख देता है। हाँ, अलग तरीके से लिख देता है, जिसमें सिंपल क्या होता है कि वो आपके जो मेजर कीवर्ड्स हैं उनको ग्रामर, उनके सिनोनिम्स ढूंढ के और उसको पेस्ट कर देता है। पर उसको आसानी से पकड़ सकते हो क्योंकि उसने इंडिया में एग्जाम को एग्जाम कहते हैं, उसने उसको कुछ और जो सिनोनिम्स है वो ले लिए। आपको पता है कि जेई मेन को एग्जाम ही कहते हैं, उसने कुछ और ले लिया, सीईओ को हेड ले लिया। ठीक है, तो पूरा चेंज ही हो गया ना, रेलेवेंसी। तो रेलेवेंसी चेंज हो गया। तो उसको मेरे एक्सपीरियंस में तो एक आर्टिकल को 1 सेकंड में पढ़ के मैं देख लेता हूँ कि ये स्पिन आर्टिकल है, क्योंकि उसमें इतने भारी भरकम कीवर्ड यूज हो जाएंगे जो किसी को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उसने सिनोनिम्स ढूंढा है। राइट। उसने पूरे नेट पे देखा है कि यार ये आर्टिकल 5 तरीके में लिखा हुआ है, तो मैं 6ठे तरीके से लिखूं। तो यहाँ पे एक और बात आ जाती है, जो लोग अब जैसे आपने बोला यार पेज के ऊपर 1000 अगर वर्ड्स लिखे हों, उसके बारे में काफी इंफॉर्मेशन लिखी हो, तो आपका रैंक होने का पॉसिबिलिटी बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि गूगल को दिखता है कि यार उन्होंने मेहनत की है, पेज में वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दी है। लेकिन अगर मान लो मुझे टूल्स यूज करने हैं, चैट जीपीटी टाइप एआई के जो टूल्स हैं जिसको हम यूज करके एक आर्टिकल लिख सकते हैं टॉपिक के ऊपर 500-700 वर्ड्स का, वहां से उठा लें, आपको लगता है लोगों को ये एआई बेस्ड टूल्स यूज करने चाहिए? देखो, अभी तक के इसके रिजल्ट्स ज्यादा गूगल ने ना तो कमेंट किए हैं और ना अभी इसके रिजल्ट्स अभी कोई वेरीफाई हुआ है कि हमारे एआई से लिखे हुए पेज टॉप पे आ रहे हैं। अच्छा, ठीक है, आप ऑब्वियसली यूज कर सकते हो। पर्सनल एक्सपीरियंस क्या कहता है आपका? देखो, उसमें क्या है कि जब आप, फिर वही बात आ जाती है, वो स्पिन के नजदीक ही है। ठीक है, जब आप उसको यूज करते हो तो आपको उसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस डालना पड़ेगा। आप उस कंटेंट को लिख के, ऐसा नहीं है कि रेडीमेड उठाया और चिपका दिया। यहाँ पे फिर स्ट्रक्चर की बात आती है कि आपने लिखा, उसको ठीक किया, आपने चेकआउट किया कि कहीं ये सीईओ को हेड तो नहीं बता रहा है, कोई रिलेवेंसी तो नहीं ऑफ कर रहा है। देन आपने जो स्ट्रक्चर बनाया, हमने एक स्ट्रक्चर बनाया 1000 वर्ड का, कैसे लिखेंगे हम उस पे 5 सबटाइटल डालेंगे। अच्छा, 3 सब हेडिंग डालेंगे, उन हेडिंग्स के अंदर कितना कंटेंट डालेंगे, टेबल डालेंगे, इन्फोग्राफिक डालेंगे, जो इन्फोग्राफिक डालेंगे उसके एल्ट इमेज की इंफॉर्मेशन सही करेंगे। ठीक है, तो स्ट्रक्चर अगर आपका सही है तो आप मिनिमम एआई का कंटेंट भी यूज करोगे तो चलेगा। तो एक पेज का स्ट्रक्चर अपने को, अगर मान लो किसी को हमें स्ट्रक्चर डिफाइन करना हो, क्या होना चाहिए? देखो, ये फिक्स नहीं है। हाँ, डिपेंड करता है टारगेट ऑडियंस पे। आपने कंपनी का लिखा है, कंपनी के बारे में लिखा, पहला पैराग्राफ लिखा, फिर सब हेडिंग आई, सब हेडिंग में आपने रेज किए कि मेरे को ये 5 इंफॉर्मेशन तो हर कंपनी में देनी पड़ेगी। फिर एक टेबल बनाया जिसमें टेबल में आपने बताया कि जी 2012 में इनका टर्नओवर ये था, 14 में ये है, 18 में ये है, ये बी सीरीज चल रही है, सी सीरीज चल रही है। तो आपको स्ट्रक्चर तो हर आदमी का अलग है। जैसे मेरा एक दोस्त है मेडिकल में, तो गूगल ज्यादा मेडिकल की चीजों को प्रमोट नहीं करता है। अच्छा, लेकिन वो स्ट्रक्चर आप अगर डाल के देखोगे कि भैया ये केस स्टडी है, ये मेडिकल रिपोर्ट है, वेरीफाइड है,
ये है वो है, तो फिर आप रैंक करोगे। तो इन चीजों को स्ट्रक्चर मैं और आप मिलकर डिसाइड नहीं कर सकते हैं। जिसका बिजनेस है, लेट से आपने बेकरी वाले की बात की, तो उसका रेसिपी है, उसने 4-5 केक बनाने के तरीके बनाए हैं। अब वो बताएगा कि जी मैंने केक कैसे बनाया, एक पैराग्राफ डालेगा, देन वो बताएगा कि इंग्रेडिएंट्स क्या चाहिए, देन वो बताएगा कि कितने मिनट पकाना है, देन वो बताएगा कि ये टेबल है जिसमें आप देख सकते हो कि ऐसे ऐसे इसके रिजल्ट्स आए हैं, हमने ये चीजें डाली तो इसका रिजल्ट क्या रहा, ये चीजें डाली तो इसका क्या रिजल्ट। फिर फोटो लगा दो, फिर वीडियो फोटो लगा लगाएगा, वीडियो लगा दो, एंड देन उसके बारे में क्वेश्चंस डाल दो। तो हर स्ट्रक्चर, एक बेसिक फ्रेमवर्क तो सेम हो सकता है, लेकिन ये स्ट्रक्चर आपको डिसाइड करना पड़ेगा और कंटिन्यूअसली उस स्ट्रक्चर पे बना ही रहना पड़ेगा। अगर आप मास पेजों की बात कर रहे हो, मैं मानता हूं कि इजी लीड के पास करीबन 1,00,000 पेज से ऊपर होंगे, या आपने कंपनियां इससे ज्यादा कर रखी होंगी, तो आप एक स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हो। अब आपको देखना है कि जो आपका पेज रैंक काफी कर रहा है, उसके में और पुअर रैंक में क्या डिफरेंस है। उसके 2 कारण भी हो सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट को तो दुनिया ढूंढ रही है, दैट इज कीवर्ड डेंसिटी, और एक कंपनी गुड़गांव की है, कोई छोटी स्टार्टअप, उसको कोई नहीं ढूंढ रहा है, तो आप चाहे उसका स्ट्रक्चर कुछ भी कर लो, कोई उसको ढूंढ ही नहीं रहा है, तो ऊपर कैसे आओगे। राइट। तो कीवर्ड वॉल्यूम कितना है उसका, सर्च वॉल्यूम कितना है, उस पर भी फर्क पड़ता है, डिपेंड करता है, और आपकी फाइट किससे है, कंपटीशन क्या है। हाँ, आपकी फाइट इकोनॉमिक्स टाइम से है, राइट, तो फिर कैसे होगा। उनका DA 90 है, आपका DA 50। बट हम तो छोड़ चुके हैं इकोनॉमिक टाइम्स को बहुत। हाँ, मतलब देखो वो हमने भी छोड़ दिया है, हम पे भी होता है कि अगर CBSE टाइम टेबल ही ढूंढोगे, बुरा मत मानना भाई इकोनॉमिक टाइम्स वालों। हाँ, सो हमने भी कहा कि मैं CBSE टाइम टेबल भी ढूंढते हो तो हम पे आते हो। हाँ, बट हमने उनको कोई पीछे नहीं छोड़ा है, उन्होंने राइट तरीके से इंफॉर्मेशन नहीं डाली है, हम उनसे इसी बात पे जीत रहे हैं। राइट। उन्होंने एक PDF डाल दी जिसका फाइल नेम कुछ और था, मेटा टैग कुछ और था, और एक PDF में ना ऊपर उन्होंने कोई इन्फॉर्मेशन डाली कि CBSE 2024 का टाइम टेबल है, उन्होंने तो एक PDF डाल के छोड़ दिया। तो स्कूल वाले तो जानते हैं कि जी CBSE की वेबसाइट पे यहाँ जाके टाइम टेबल उठाना है, राइट, लेकिन बच्चा तो गूगल पे सर्च भी कर रहा है। अब जो चेंज आया, जो जियो के आने के बाद या सब कुछ चेंज आया, सर्च रिजल्ट में चेंज आया वॉइस सर्च का भी। अच्छा, सो आप कह रहे हो हु इज CEO ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, बच्चे कह रहे हैं CEO ऑफ माइक्रोसॉफ्ट बता दो। तो ये चेंज भी आया जब लोगों के हाथ में एंड्रॉयड फोन आ गए और गांव-गांव में घूमने लग गया, तो सर्च रिजल्ट वहां से भी चेंज हुआ है। सो सर्च रिजल्ट अगर आप देखोगे कि जो पढ़े लिखे लोग सर्च कर रहे हैं उनमें, और जो गांव के लोग वॉइस सर्च कर रहे हैं उनमें भी रिजल्ट्स आपको डिफरेंस मिलेंगे। तो इसीलिए हमें देखना है कि हमें ऑप्टिमाइज किसके लिए करना है। राइट, टारगेट ऑडियंस। तो टारगेट ऑडियंस, तो वापस से एक बार स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं। पहला स्टेप था टारगेट ऑडियंस, दूसरा स्टेप था कीवर्ड रिसर्च, थर्ड स्टेप था ऑन पेज जो हमें स्ट्रक्चर बनाना है, जो हमें मेटा टाइटल्स, टैग्स, URL जो सेट करना है। फोर्थ आपने बताया कि ऑप्टिमाइज करो कंटेंट को, लिखने के बाद छोड़ो मत, और अपडेट करते रहो। बीच में एक पॉइंट आप बता रहे थे फोटो वीडियो का, जो एक पॉइंट था, जब भी हम फोटो या वीडियो जब भी हम अपनी वेबसाइट पे अपडेट करते हैं, तो वर्डप्रेस में या सब में होता है कि उसके एल्ट टैग क्या है, उसका कैप्शन क्या है। एल्ट टैग क्या होता है? एल्ट टैग क्या होता है कि उस फोटो का, जब फोटो आप लो नेट पे सर्च कर रहे होते हो तो एक आपको कुछ लिखा हुआ आ जाता है। अच्छा, तो उस फोटो को गूगल पढ़ तो नहीं रहा है, लेकिन वो जानता है कि ये फोटो में लिखा हुआ है मतलब किस बारे में है ये फोटो। CEO ऑफ माइक्रोसॉफ्ट फोटो, सत्या नडेला फोटो, तो वो फट से पिक करेगा। तो वो एल्ट टैग है। एल्ट टैग हेल्प करता है कि जब लो नेटवर्क हो, चाहे फाइंडिंग्स में कि ये किसकी फोटो है, कैप्शन वही काम करता है। देन डिस्क्रिप्शन कि ये किस बात के लिए है, सो ये टर्नओवर के बारे में है या उसके नेटवर्थ के बारे में, और डिस्क्रिप्शन बोलते हैं उसको। डिस्क्रिप्शन। अच्छा, तो वो ये इसके 3-4 उसके फ्रेमवर्क होते हैं जो आपको अपडेट करना चाहिए। सेम है वीडियोस में कि जब आप जैसे यूट्यूब की बात ले लो, तो एक तो आपने अपडेट कर दिया, सीधे ही किसी वीडियो को अपडेट करके छोड़ दिया कि इस वीडियो का नाम है टाइटल XYZ। XYZ से क्या होना है, बट आपने कहा कि नहीं, हाउ इजीली इट वर्क्स, और उसका डिस्क्रिप्शन भी डाला, उसके अपने कंटेंट भी डाले, और वीडियो का जो क्या कहते हैं सबटाइटल्स होते हैं वो उसमें डल गए, तो ऑब्वियसली वो उनसे बेटर काम करेगा। तो ऑप्टिमाइजेशन यहाँ भी रूल अपनाते हैं
राइट। अब उसमें फिर ईयर का भी रोल आ जाता है, हाउ इजीली इट वर्क्स। तो आपने उसमें कहा कि करंटली 2014 में ऐसे काम कर रहा है, तो उस वीडियो को वो ऑब्वियसली पहले लेगा, पुराने वीडियोस को छोड़ देगा। ठीक है। हु इज द सीईओ ऑफ इजी लीड्स? तो अगर आपने उस कंटेंट में 2014 का सीईओ कौन लिख रखा है, तो सबसे पहले वो उसको लेगा। तो ईयर, टाइम, इनकी भी रिलेवेंसी बहुत आती है। ठीक है, ये आपका 5th पॉइंट हो गया। 6th पॉइंट, लास्ट पॉइंट क्या है? सो मेटा टाइटल्स पे काम करने की जो मेटा बात कर रहे टैग्स। थे, मेटा टैग्स की बात कर रहे हैं। आप कुछ भी करो, अगर आपने अपनी वेबसाइट पे डे वन स्ट्रक्चर बना लिया कि ये कुछ भी कोई भी पेज बनेगा तो उसके मेटा टैग्स तो अपडेट होंगे ही होंगे। क्या होते हैं मेटा टैग्स? मेटा टैग्स में जो आपको मैंने बताया वो 3 रूल होते हैं कि आपका जो टाइटल है, आपका जो यूआरएल है और डिस्क्रिप्शन है, इन पे आपने कोई भी पेज आपने नहीं छोड़ा है। लोगों का आई कैन से कि 50% जो वेबसाइट बनते हैं उनमें लगता है होम पेज। वो होम पेज हर वेबसाइट पे है, वो होम पेज नहीं है, वो आपका इजी लीड का लैंडिंग पेज है, इजी लीड का होम पेज है। लेकिन लोग छोड़ देते हैं होम पेज। या कई जगह होता है अबाउट इजी लीड, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं लिखा होता है। उसका यूआरएल आप देखोगे कि index.something.php. कुछ और पड़ा हुआ है। तो उस चीज को आपको डे वन से सोचना चाहिए कि मेरी वेबसाइट का मेटा टाइटल कैसे वर्क करेगा। अब बहुत वेबसाइटों पे, अच्छे से अच्छी वेबसाइट पे चले जाओ, उसमें सीईओ का टैग होगा लेकिन उसके बारे में कुछ लिखा ही नहीं होगा, तो उसमें कोई फाइंडिंग्स नहीं आ सकती। समझ गया। तो ये 6 पॉइंट्स अगर आप कवर करते हो तो आप बेसिक अच्छे लेवल का एसईओ आराम से कवर कर सकते हो। देखो, ये ऑर्गेनिक ग्रोथ आपको ऐसा काम देगा जो लॉन्ग लास्टिंग चलेगा। इसके अलावा तो देखो सारे रूल अप्लाई होते हैं, जो बैकलिंक है, एसईओ ऑन पेज है, ऑफ पेज है, वो कितना आपका वास्ट एरिया है उस पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर ये 6 आपके सही हैं तो आप आधी मैदान जीत चुके हो। ठीक है, आधा से भी ज्यादा है, 75% आप जीत चुके हो ना। 25% तो फिर बहुत कुछ पे डिपेंड करता है कि आपके सामने कौन खड़ा है, आपके कीवर्ड को टारगेट और कितने लोग कर रहे हैं, बाकी दुनिया में क्या चल रहा है। ठीक है, तो वो अलग चीजें हैं। कितना फ्रीक्वेंटली अपडेट हो रहा है आपका कितना कंटेंट, फ्रीक्वेंटली अपडेट हो रहा है, सर्च वॉल्यूम कितना है, सर्च वॉल्यूम कितना है, कीवर्ड डेंसिटी कितनी है, लोगों ने उस पर कितना जोर लगा रखा है। समटाइम्स आपने कोई चीज लिखा है, उस पर लोगों ने ऐड ही लगा दिया, 20 लोगों ने ऐड लगा दिया, तो सबसे ऊपर तो वही आएंगे, 5-7 ऐड तो उन्हीं के दिखाएंगे, तो आप तक तो पहुंचा ही नहीं कोई, पहुंचा ही नहीं है। राइट। अगर आप बिजनेस की बात करो, जैसे आपकी बिजनेस वेबसाइट है, तो उस वेबसाइट पे गूगल बिजनेस ही इतना पावरफुल है कि सबसे पहले सर्च में वही आ रहा है। लेट्स से हम कहते हैं हम यहाँ पे बैठे हुए हैं स्टूडियो नियर बाई, तो पता चला एक स्टूडियो जो नियर बाई है उसने ऐड ही लगा रखा है, उसने पूरा जोर डाल रखा है, उस पर 5000 व्यूज हैं, 5000 रिव्यूज हैं, तो ऑब्वियसली ये स्टूडियो तो कभी नहीं मिलेगा। हाँ, मैं जब पर्टिकुलर नाम डाल के देखूंगा तो फिर, लेकिन उसमें भी आपको 4 और दिखाएगा कि भाई ये भी आसपास में है कुछ। करेक्ट। तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट रोल करती है। तो इसी का ही एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, अभी हमने उनके लिए तो 6 स्टेप डिफाइन कर दिए जिनके वेबसाइट है, उनको मैं समराइज कर देता हूँ एक बार। फर्स्ट स्टेप हमारा टारगेट ऑडियंस ढूंढ लो आप अपने बिजनेस के लिए। सेकंड स्टेप कीवर्ड्स ढूंढो और वेरिएशंस ढूंढो। थर्ड स्टेप हो गया ऑन पेज, जो आपका स्ट्रक्चर बनेगा उसको लिख के डिफाइन कर लो कि उस पेज में मुझे क्या क्या डालना है। यूआरएल सही होना चाहिए, मेटा टाइटल सही होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन सही चाहिए, ये सारी चीजें आपने फिट कर ली। फिर आ गया आपका फोटोज एंड वीडियोस जो आप डालने वाले हो, उनका भी ऑल टैग, ऑल डिस्क्रिप्शन ये ऑप्टिमाइज करके डालो। 6 स्टेप हो गया आपका, ऑप्टिमाइज करो अपने कंटेंट को, अपडेट करते रहो कॉन्टिन्यूसली। 6th एंड लास्ट स्टेप हो गया कि जो मेटा टैग्स आप डाल रहे हो अपने पेज के, वो रिसर्च करके वेरिएशंस बेस्ड, वॉल्यूम बेस्ड वो डिफाइन करके आप बना लो। ये 6 स्टेप अगर आप कवर करते हो तो आपका एक बेसिक वेबसाइट का एसईओ हो जाएगा। सो इसको बेसिक से भी ऊपर मान सकते हो, 75% ये कवर कर देगा। ठीक है। देन देयर इज अ रोल ऑफ बैकलिंक, आपकी डीएपीए, इन सब चीजों का रोल आता है। ठीक है, अब मान लीजिए बहुत सारी कंपनीज या बिजनेसेस ऐसे हैं जिनकी वेबसाइट होती ही नहीं है। जैसे कोई बेकरी की ही हम बात कर रहे थे, राइट। अब वो बेकरी एक छोटी सी बेकरी है, छोटा सा मान लो जिम है, अब उसका कोई वेबसाइट नहीं है, उसको अगर अपने आप को रैंक अप कराना हो। बात करो तो अगर हम बात करें तो एक लोकल बिजनेस हुआ। हाँ, लोकल बिजनेस का बहुत ज्यादा रेलिवेंट होता है गूगल बिजनेस पेज से। गूगल बिजनेस पेज क्या होता है? गूगल बिजनेस क्या होता है, जब आप कोई सर्च करते हो तो आपको जो मैप में दिखाता है कि लोकल बिजनेस पे ये बेकरी है, नियर बाय। हाँ, नियर बाय है। अगर आपने उसको मेंटेन किया, आप उसको क्लेम कर सकते हो।
आप ऑनर हो तो आपके क्लेम पे आप तो हमें अपने आप को कैसे करना चाहिए ये स्टेप, वहां पे एसईओ कैसे करना देखो, चाहिए? लोकल बिजनेस या जो बिजनेसेस हैं उनको अपना गूगल बिजनेस पेज तो ऑब्वियसली ऑप्टिमाइज रखना चाहिए, क्लेम रखना चाहिए और संभाल के काम सबसे करना पहला चाहिए। स्टेप हमें लेना है कि हम अपना एक गूगल माय बिजनेस पे पेज बना ले। या तो बना ले या ऑलरेडी बना हुआ है तो उसको क्लेम कर लें। ठीक है। मेजरली टाइम्स अगर आप ठीक ठाक बिजनेस हो तो आपका बना हुआ पाएगा। तो कौन बनाता है ये पेज? ये समटाइम्स गूगल खुद भी बनाते हैं और सम मेनी टाइम्स अगर आप देखोगे तो कस्टमर भी बनाता है। अच्छा। क्योंकि कस्टमर सर्च करता है, फिर कहता है अरे यहाँ पे है नहीं, तो वो टैग कर देता है। अच्छा, या बार-बार लोकेशन टैग कर देता है। लोकेशन टैग कर देता है। तो आपका मान लो या तो बना हुआ है पेज गूगल माय पेज पे, या आपका नहीं बना तो बना लो। हाँ, तो आप सिंपली गूगल बिजनेस ढूंढो, उसका एक तरीका है, वो आपको वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के कई तरीके हैं। वो हो सकता है आपको लेटर भेजेंगे जिसमें कोड आएगा, जब तक वो कोड नहीं डालोगे तब तक वो लाइव नहीं होगा। ठीक है। तो बशर्ते एक लेटर आता है। हाय, दिस इज नितिन बजाज। अगर पूरा वीडियो देख लिया है तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और क्योंकि आप एंड तक आ चुके हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बता देना कि एपिसोड में सबसे अच्छी हाईलाइट आपके लिए क्या थी, सो दैट हम उस तरीके का हाईलाइट्स अगले पॉडकास्ट में भी रिपीट कर सकें। और बहुत इंपॉर्टेंट है, कमेंट करके ये जरूर सजेस्ट करो कि हम अपने पॉडकास्ट पे और कैसे कैसे गेस्ट को बुला सकते हैं। जब तक आप बताओगे नहीं, हम उन लोगों को अप्रोच कैसे करेंगे? तो प्लीज हेल्प करो ताकि हम इस पॉडकास्ट चैनल के थ्रू आप लोगों की हेल्प कर सके बहुत अच्छी अच्छी इंसाइट्स लाने में। तो वेरिफिकेशन हो गया, पेज लाइव हो गया। पेज लाइव हो गया। अब क्या करना चाहिए? आप पेज लाइव के बाद उसमें फोटोग्राफ्स डालने हैं, आप क्या करते हो, आपका टाइमिंग्स क्या है, आप कौन से दिन ऑफ पे होते हो, वो उसकी पूरी पूरी लिस्ट है। बहुत ही इजी स्टेप्स है, ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप आराम से खुद ही कर सकते हो। ठीक है। और उसके बाद आप डिफाइन करोगे कि मैं फ्यूल बेचता हूँ, मैं बेकरी हूँ, मैं कॉस्मेटिक्स हूँ, जिम हूँ, वो आपको डिफाइन करते रहोगे। देन रोल आता है रिव्यूज का भी, कि कस्टमर क्या रिव्यू कर रहा है। मतलब हम अपने कस्टमर्स को बोले हमें रिव्यू करो, रिव्यू करने के लिए उससे कितना मेजर फर्क पड़ता है? बहुत। सो देखो, अगर आप सिंपल लिस्टिंग की बात कर रहे हो तो उससे कोई मेजर फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब कोई बेस्ट ढूंढने लग जाएगा, कोई उसको फूड आउटलेट्स नियर बाय ढूंढने लग जाएगा या कुछ जाएगा, तो ऑब्वियसली इम्पैक्ट तो पड़ेगा, क्योंकि हजारों लोग हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आपके कस्टमर ने आपको रिव्यूज 10,000 5,000 लोगों ने डाल रखा है, 1,000 लोगों ने डाल रखा है, 100 लोग, तो वो तो मान लो मैंने सर्च किया जिम नियर मी, जिम नियर, अब वो जिम हो सकता है 5 हो, मैं कैसे ये इंश्योर करूं कि सबसे पहले पे मेरा आए? वहां पे कैसे मैं ऑप्टिमाइज करूं? सो देखो, गूगल बिजनेस पेज में ये पॉसिबल बहुत कम है। अच्छा। क्योंकि वो तो 5 जिम दिखाएंगे। अच्छा। जो टॉप पे दिखा रहे हैं वो ऑब्वियसली बात है कि उसने मेंटेन कर रखा है, उसके बाद उसने अपना कंटेंट, फोटोग्राफ्स, रिव्यूज सब मेंटेन कर रखा है। तो ये 3 चीज तो बहुत काम करेगा। तो सिर्फ पिक्चर्स और वीडियो अच्छी डाल दे, बिल्कुल फर्स्ट इंस्टेंट पे 5 है तो कस्टमर किसी पे भी क्लिक कर सकता है। करेक्ट। लेकिन आप टॉप पे आ सकते हो अगर आपने अपडेटेड रख रखा है, फोन नंबर है मेनी टाइम्स की, वहां से फोन जो आ रहा है कॉल एक्शन से, वो बहुत ही कनेक्ट हो रहा है, आप जवाब दे देते हो, उनके मैसेज आते हैं आप जवाब दे देते हो, तो ऑब्वियसली आप हाई रैंक करोगे। अच्छा, बट गूगल को कैसे पता लगता है कि हम फोन देखो, कॉल ऑफ एक्शन तो साफ साफ दिख रहा है उसमें ना, कि वहीं से लोग कॉल कर रहे हैं, आपका नंबर वहां से डायरेक्टली कॉल ऑफ एक्शन में कॉल कर रहे हैं, तो वो तो दिखेगा, उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि वो नहीं पता लगेगा। अगर मैसेज डाल रहे हैं आप जवाब दोगे तो उसमें आप देखोगे ऊपर छोटा सा लिखा रहता है कि ये 3 घंटे में जवाब देगा, ये 2 घंटे में जवाब देगा, ये 10 मिनट में जवाब देगा। तो आप अगर फ्रिक्वेंटली जवाब दे रहे हो तो आपको ब्लू टिक मिल सकता है। अच्छा, तो वहां पे भी ट्विटर और इन सब की तरह रोल करता है। तो आप अपनी ऑप्टिमाइज करके अपडेटेड रखो, ऑटोमेटिकली वो एसईओ आपका वैसे ही पावरफुल हो जाएगा। आज की डेट में ये फूड इंडस्ट्री में बहुत यूज हुआ है। जैसे जोमेटो के रिव्यूज डालते हो, जोमेटो पे डालते हो, गूगल पे डाल देते हो, तो तुरंत वो रिप्लाई करता है। प्रोडक्ट में बहुत यूज हुआ है, क्योंकि प्रोडक्ट में बहुत ज्यादा लोग जो है ना रिव्यूज पढ़ लेते हैं कि भैया ये प्रोडक्ट लेना है कि नहीं लेना है। राइट। अगर आप देखोगे कि जो प्रोडक्ट की जो वेबसाइट्स हैं उन पे भी बहुत बड़ा रोल है मेटा टाइटल का, अपडेशन का, प्रोडक्ट के बारे में लिखने का। करेक्ट। जो Amazon पे वेबसाइट्स होती हैं, जैसे एग्जैक्टली प्रोडक्ट पेजेस होते हैं, वहां पे भी एसईओ ही है। करेक्ट। कि आपने अगर एसईओ भी सही कर रखा है तो आपका प्रोडक्ट ऊपर आएगा, नॉट नेसेसरी कि दाम ही है तो ही ऊपर आएगा, कम है। मतलब ये सेम प्रिंसिपल्स आप लोकल बिजनेस के लिए भी यूज कर सकते हो, जो मैप्स वगैरह पे दिखते हैं। वेबसाइट अगर ओनर हो तो उस पर भी यूज कर सकते हो। अगर आपका मार्केट प्लेस या Amazon जैसी वेबसाइट पे भी बिजनेस आप कर रहे हो, अपने प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, बेसिक तो ये हर जगह काम करेगा, तो ये वहां पे भी चल जाएगा। ये एक ऐसा थंब रूल है
कि आपको आपकी लड़ाई में 50% जीत तो ये पहले दिन दिला देगा अगर आपने इसको फॉलो किया है। साल 2 साल फॉलो कर लिया तो आप किंग हो जाओगे। उसके बाद आपको जो ये मार्केट में जितने भी चीजें होती है, ऑफ पेज ऑन पेज ये वो, उनसे आपको अपने आप पता लग जाएगा कि उसका कोई रिलेवेंसी नहीं है, ये ग्रोथ चलती रहेगी। वो आप खुद पे अप्लाई करके इजीली ने देखा है मेरे ख्याल से, आपने ऑर्गेनिक ग्रोथ की है। तो हमने तो आज तक बैकलिंक्स नहीं बनाई। हाँ, तो बहुत सिंपल है। और मतलब खुद लोग बना देते हो, अलग बात है। वो तो अगर कोई मेंशन करता है तो दैट इज माउथ टू माउथ पब्लिसिटी के अंदर है, और वो बहुत बड़ी चीज है कि कोई मेंशन कर रहा है। इफ स्टूडेंट्स आर राइटिंग फेसबुक पे कि एंट्रेंस जोन से सवाल पूछ रहे हैं, तो फेसबुक भी जान रहा है कि सवाल उससे पूछ रहे हैं। करेक्ट। गूगल पे सवाल पूछ रहे हैं मान लो, या उस पेज पे नीचे रिव्यूज में 50 सवाल पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चन आंसर हमारे फोरम पे चल रहा है, तो ऑब्वियसली उनको पता है कि भैया यहाँ पे कोई जवाब देने वाला है या ट्रस्ट है, तो ही लोग यहाँ पूछ रहे हैं। लोग सवाल भी सबसे नहीं पूछता है। करेक्ट। तो ये चीजें हैं। बहुत बहुत मजा आया, बहुत पावरफुल वैल्यू पैक्ड एक एपिसोड जाएगा। आई एम श्योर जिसको भी एसईओ सीखना है या अपनी कंपनी को ग्रो करना है, इसलिए तो ये एसईओ अगर बेसिक सा भी कर लें, जैसे आपने बोला 50% तो पहले दिन ही जीत हो जाएगी, और 75 to 80% आप एक साल में पहुंच जाओगे इजीली, अगर आप लगे रहोगे तो। सिर्फ कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है, इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर चीज में ही है वो तो इसमें भी सिर्फ कंसिस्टेंसी मेंटेन कर लो, आराम से आपकी जीत हो जाएगी, और बिजनेस का जो कंपटीशन है कम हो जाएगा। ये तो आप हमारे और आपके ऊपर ही लागू है। ये कोई हमें कोई मैट्रिमोनियल की जरूरत नहीं है। ये तो आप देख रहे हो कि भाई आपने इस्तेमाल किया है, मैंने इस्तेमाल किया, और आज आप 7 साल से कर रहे हो, मैं 14 साल से कर रहा हूँ। बिल्कुल। और इसके रिजल्ट्स आए हैं। करेक्ट। तो बहुत सही, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, एंड बहुत मजा आया। अगर ऑडियंस को मजा आया तो प्लीज कमेंट करके बता देना कि एपिसोड कैसा लगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।